नमस्कार दोस्तों, कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं दिनेश ठाकुर का उपन्यास रीमा भारती सीरीज़ में काफिर। ट्रिन 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 मोबाइल में अलार्म बजने पर राजेंद्र आडवाणी ने आंखें बंद किए ही सिराने रखे मोबाइल को टटोलकर उसका अलार्म बंद किया। कुछ देर आंखें बंद किए लेटा रहा, तत्पश्चात आंखें खोलकर बेड पर उठ बैठा। मन ही मन ईश्वर को याद करने के बाद उसने बेड पर अपने बगल में सोई पड़ी अपनी 6 वर्षीय बेटी व पत्नी पर एक नज़र डाली और बेड से नीचे उतरा। बेडरूम में 0 वाट का बल्ब रोशन था। उसने पाँव में स्लीपर फंसाए और गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर लॉन में आ गया। 40 वर्षीय सांवली रंगत किंतु आकर्षक नए नक्श वाला राजेंद्र आडवाणी एक मोबाइल कंपनी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और उन दिनों अपने परिवार सहित बिहार के छोटे से गांव मेघवल मठिया के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। वो वहां उस मोबाइल कंपनी के कार्य के सिलसिले में ही आया था। मोबाइल कंपनी वाले उस गांव में कंपनी का एक टावर स्थापित करना चाहते थे और टावर स्थापित करने का कार्य 3 दिन पहले राजेंद्र आडवाणी की देखरेख में उस गांव में आबादी से थोड़ा हटकर शुरू भी किया जा चुका था। आडवाणी का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी तथा बेटी ही थे, वहाँ महज इसलिए था कि उन दिनों उसकी बेटी वंदना आडवाणी के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। राजेंद्र आडवाणी की आदत थी कि मौसम कोई भी हो, वो नियम से सुबह 5 बजे उठकर टहलने निकल जाता था, चाहे वो अपने घर में हो या फिर फील्ड में। बाहर लॉन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वातावरण में अभी भोर का उजाला अंधेरे से संघर्ष कर रहा था। आकाश में पक्षी झुंडों में शोर मचाते हुए दाने दुनके की तलाश में निकल चुके थे। लॉन में आते ही राजेंद्र आडवाणी ने एक भरपूर झमाई लेते हुए एक तरफ लगे नल की ओर कदम बढ़ाए। तभी उसके कान खड़े हो गए। उसकी निगाहें फिरकनी की तरह उस दिशा में घूमी जिधर से उसे इंसानी आवाज़ों का शोर आता सुनाई पड़ा था। अगले ही पल उसकी निगाहें उसी दिशा में स्थिर होकर रह गईं। सामने का दृश्य देखते ही माथे पर अनगिनत सलवटें उभर आईं। वो करीब 10-15 लोग थे जो शोर मचाते हुए गेस्ट हाउस की ओर ही चले आ रहे थे। उनमें से कुछ लोगों के हाथ में जलती हुई लालटेनें थी। जैसे जैसे वो लोग करीब आते जा रहे थे, आडवाणी के माथे पर पड़ी सलवटों में बढ़ोतरी होती जा रही थी, किंतु आंखों में असमंजस के भाव थिरक उठे थे। उस घड़ी वो जिस लॉन में था, उसके चहुं ओर मोटी तारों से बनी लोहे की जाली की दीवार का खूब बड़ा घेरा था। सामने उसी तरह जाली से बना 4 फुट ऊंचा तथा 10 फुट लंबा गेट था। उन लोगों के कुछ और करीब आने पर राजेंद्र आडवाणी ने देखा कि वे सब लोग उसी गांव के बाशिंदे थे। गांव के कुछ चेहरे वो अब तक अच्छी तरह पहचान चुका था। उनमें से सबसे आगे जो कुछ ज़्यादा ही शोर मचाते हुए चल रहा था, उसे तो वो बहुत ही अच्छी तरह पहचानता था। वो शख्स एक पैर से लंगड़ा था। उसका नाम मलंग देवान था। वही अपने एक पैर पर उछलता हुआ सबसे आगे आगे चल रहा था तथा साथ ही आवाज़ भी उसी की सबसे ज़्यादा तेज़ थी। गेस्ट हाउस की लोहे की तार से जाल जैसी बनी 4 दीवारी के निकट पहुंचते ही वही लंगड़ा उच्च स्वर में चीखा, इंजीनियर बाबू, गजब हो गया। मलंग देवान के उन शब्दों से ही राजेंद्र आडवाणी को एहसास हो गया कि ग्रामीण उसी के पास आ रहे हैं तथा उनके वहां आने का कारण जो भी हो, लेकिन है उससे ही संबंधित। साथ ही कम से कम वो कारण शुभ नहीं हो सकता था। क्या हो सकता है इन गरीबों के यूं सुबह सवेरे मेरे पास आने का कारण? होटो ही होटो में बुदबुदाते हुए वो गेट की ओर तेज़ी से बढ़ा। उसके गेट खोलने के साथ ही वे ग्रामीण उस गेट तक पहुंच चुके थे। उसने मन ही मन हैरान होते हुए उन ग्रामीणों की तरफ देखा। इंजीनियर बाबू, लंगड़ा गेट के ऊपर हाथ रखते हुए उछल उछल कर कहने लगा, भारी अनर्थ हो गया इंजीनियर बाबू, हम लुट गए बाबू। एक अन्य ग्रामीण के लहजे में कपकपी थी। और मैं तो कहीं का नहीं रहा साहब, एक बुजुर्ग जिसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी विलाप करता हुआ बोला। एक मिनट, आडवाणी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, यदि आप लोग मुझसे कुछ कहने आए हैं तो कृपया आप में से कोई एक ही बोले, मुझे बताएं कि हुआ क्या है। साहब, हमारा लड़का, वो बुजुर्ग जिसके हाथ में लालटेन थी, आंखों में आंसू कांपते हुए लहजे में बोला, हमार रमेशवा मारा गया, हम बर्बाद हो गई हैं, हम कहूँ के नहीं रहीन हैं, हमार बुढ़ापे की लाठी टूट गई हैं। लेकिन राजेंद्र के चेहरे पर हैरानी तथा असमंजस के भाव थे। इसके लिए आप मेरे पास क्यों आए हैं? इन बुजुर्गवार के लड़के की मौत का मुझसे क्या संबंध या लेना देना है? साहब, आपसे संबंध है, लंगड़ा अपने एक पैर पर उछलता हुआ बोला। तभी हम आपके पास आए हैं। एक लोहार का लड़का ही नहीं, 3 और लाशें भी हम देख कर आ रहे हैं। मरने वाले चारों ही आपके टावर के लिए खुदाई करने वाले मजदूर थे। क्या?
सुनकर अवाक रह गया राजेंद्र। हाँ इंजीनियर साहब, एक अन्य ग्रामीण युवक आगे आता हुआ बोला। वे चारों रात में खुदाई कर रहे थे, ठेके का काम था। वे चारों जल्द से जल्द काम निपटाना चाहते थे। सुबह दिशा मैदान के लिए निकले लोहर चाचा ने रास्ते में अपने बेटे से मिलते हुए आगे बढ़ने की सोची तो वे वहां पहुंचे जहां टावर की खुदाई का कार्य चल रहा था, और वहां के दृश्य ने इनके होश उड़ा दिए। ये चीखते चिल्लाते वापस गांव पहुंचे और इनके चीखने चिल्लाने पर गांव में जाग हो गई। हम सब उधर भागे जिधर टावर का काम चल रहा है। वहां हमने वही नज़ारा देखा जो रमेश के पिता लोहर चाचा ने गांव में बयान किया था। ये तो बहुत ही होलनाक खबर है। राजेंद्र आडवाणी की पेशानी पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में बल मौजूद थे। चलो मैं जीप निकालता हूँ। घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या और कैसे हुआ। तो क्या हुआ इंजीनियर बाबू? मलंग देवान एक बार फिर से फुदकते हुए बोला। आपको हमारे बताए पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है देवान। आडवाणी की आंखों में गहरी उलझन थी। वो मजदूर हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर वहां की स्थिति को देखना और समझना मेरा फर्ज बनता है। तुम लोग 2 मिनट यहीं रुकना, मैं अपनी बीवी को खबर करके तुम लोगों के साथ चलता हूं। कहकर राजेंद्र आडवाणी लंबे लंबे डग भरता हुआ गेस्ट हाउस की इमारत की ओर बढ़ चला। अंदर बेडरूम में जाकर उसने अपनी बीवी को जगाकर उसे बताया कि वो फील्ड तक जा रहा है और हो सकता है कि उसे वहां से लौटने में देर हो जाए, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बीवी को समझाने के बाद वो सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ गया। वहाँ शहर से आए नौकर को जगाया। नौकर जागने पर अभी अपनी आंखें मल ही रहा था कि वो जल्दी से बोल पड़ा। भूरा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ टावर का काम चल रहा है। पीछे तुम्हें यहाँ का ख्याल रखना है। सुबह हो गई है। मुंह हाथ धोकर अपनी मेम साहब को बेड टी पहुँचा देना। जी मालिक, भूरा चारपाई से नीचे उतरता हुआ बोला। तत्पश्चात राजेंद्र आडवाणी गेस्ट हाउस के कंपाउंड में खड़ी जीप के पास पहुंचा। उसकी ड्राइविंग सीट पर जमते हुए उसने जीप स्टार्ट की और गेट की तरफ बढ़ा दी। गेट पूरा खोल चुका था। जीप को गेट से बाहर निकालकर उसने रोका। आप सब लोग जीप में बैठिए, उसने ग्रामीणों की ओर देखते हुए आतुर स्वर में कहा। उसके मुंह से इतना निकलने की देर थी कि सबसे पहले लंगड़ा उछलकर जीप की अगली सीट पर उसकी बगल में आ बैठा। बाकी के सारे लोग भी जब जीप में बैठ चुके तो राजेंद्र आडवाणी ने जीप को आगे बढ़ाया। बीतते पल के साथ वो जीप की रफ्तार बढ़ाता गया। जो रास्ता वो अमूमन 20 मिनट में तय करता था, उस समय उसने वो रास्ता मात्र 12 मिनट में तय किया। जीप को एक और रोकते ही वो जीप से उतरा और ग्रामीणों को जीप से उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। एक बार उन सारे ग्रामीणों में एक टांग वाला मलंग देवान ही ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। वो एक टांग पर जीप से नीचे कूदा। पल भर में उसने अपने जिस्म का संतुलन बनाया और कूदता उछलता उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ इंजीनियर बाबू, मैं आपको लाशें दिखाता हूँ, चलो। ठुमके से लगाता हुआ मलंग एक और बढ़ा तो आडवाणी उसके पीछे हो लिया। उस समय सुबह के उजाले ने रात के अंधेरे पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर ली थी। दूर क्षितिज पर दहकते आग के गोले के रूप में सूर्य भगवान के दर्शन सहज ही किए जा सकते थे, किंतु अभी वो गोला लालिमा लिए हुए ही था, उससे किरणें नहीं फूटी थीं। ये देखो इंजीनियर बाबू। एक जगह रुकने के बाद सामने पड़ी चारों लाशों की तरफ संकेत करता हुआ मलंग कह उठा, हत्यारे ने क्या बुरी गत बनाई है इन बेचारों की। उफ। लाशों पर एक नज़र डालने के बाद राजेंद्र आडवाणी की आंखें स्वतः ही बंद होती चली गईं। वो आंखें बंद किए किए ही बड़बड़ा उठा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसने और क्यों किया होगा? आंखें काहे बंद कर लिए साहब? लौहर उसके निकट पहुँचते हुए गमगीन लहजे में बोला, देखो हमारे रमेशवा का क्या हाल है। कौन किए है ये सब? कौन जान लीने हैं हमार बिटवा के? अब आपके इस प्रश्न का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए आडवाणी ने कपकपाते लहजे में कहा, मेरे से तो ये लाशें ही नहीं देखी जा रही हैं। कोई इतनी बेदर्दी से इंसानों का कत्ल कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता। ज़रूर हत्यारा कोई सनकी शख्स ही रहा होगा जिसने इन बेचारों को इतनी बेदर्दी से काटा है, जैसे कसाई बकरे को काटता है। मुझे तो ये किसी इंसान का नहीं, मलंग एक टांग पर सिकड़ी खेलता हुआ सा बोला, नर पिशाच का कारनामा लगता है। ऐसे इंसानों का एक एक अंग काटने का हौसला इंसान का हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ नर पिशाच कहाँ से आ? अभी आडवाणी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वहाँ मोटरसाइकिल के इंजन की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने पलटकर आवाज़ वाली दिशा में देखा।
उसे दूर से ही नजर आया कि पल्सर बाइक पर सवार उसका जानने वाला अनिल कोइरी था। उसके पास पहुंचने पर उसी के हमउम्र मेघवल मठिया के ही रहने वाले अनिल कोइरी ने अपनी बाइक रोकी। उसे सिंगल स्टैंड पर लगाते हुए आडवाणी से मुखातिब हुआ। सर, मुझे गांव में बहुत हौलनाक खबर सुनने को मिली। उफ! उसी क्षण उसकी निगाह निकट जमीन पर पड़ी लाशों पर पड़ी तो उसके मुंह से भय और आश्चर्य मिश्रित सिसकारी निकलती चली गई। कुछ देर तक तो स्टैचू बना बिना पलके झपकाए सामने जमीन पर पड़ी लाशों को देखता रहा। तदुपरांत वो आडवाणी की तरफ पलटते हुए बोला, सर, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? सेम यही प्रश्न मेरे भी हैं अनिल। तुमने अपने प्रश्न मुझसे किए, अब तुम कहो मैं अपने प्रश्न किससे करूं? लाशों की हालत तुम देख ही रहे हो। हत्यारे ने किस बेदर्दी से इनका एक एक अंग काटा है। हाथ, पैर, बाजू, टांगें सब अलग अलग पड़ी हुई हैं। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा है। सर, मेरे तो दिमाग की सभी नसें सुन्न होकर रह गई हैं। आपने यहाँ की खुदाई की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैंने इन लोगों को काम पर लगाया। काम ठेके का था, सो मैंने इनसे बोल रखा था जितनी जल्दी काम खत्म करोगे उतना ही तुम्हारा फ़ायदा है। इस पर ये बेचारे रात दिन काम करने लगे थे। लेकिन काश मुझे पता होता इनके रात में यहाँ काम करने पर इनके साथ ये हादसा बीतेगा। उफ! मारने वाले दरिंदे ने कितनी बेरहमी से इनको मारा काटा है। अनिल, तनिक दबे हुए लहजे में आडवाणी ने कहा, ज़रा मरने वालों के परिवार वालों से जानने की कोशिश करो कि कहीं इन लोगों की किसी से गांव में रंजिश तो नहीं थी। ज़रूर। इससे पहले कि अनिल कोइरी अपनी बात पूरी करता, दूर से बहुत लोगों का शोर उभरता हुआ उन्हें सुनाई पड़ा। दोनों ने आवाज़ वाली दिशा में देखा। बहुत से लोग उसी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। लोगों की उस भीड़ में रोती विलाप करती गांव की बहुत सी महिलाएं भी थीं। सब गांव के लोग ही हैं सर। अनिल, कुछ देर तक सामने देखते रहने के बाद आडवाणी एक बार फिर से अपने साथ खड़े अनिल कोइरी से मुखातिब हुआ। ये इस गांव में पुलिस चौकी नहीं है क्या? क्यों? अनिल ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। क्यों क्या भाई? यहाँ 4 हत्याएं हुई हैं। पुलिस में ये सूचना तो जानी ही चाहिए। यहाँ की लोकल चौकी आगे खबर करेगी तो यहाँ की पुलिस का वो अमला पहुँचेगा जो कत्ल के केस देखता है, आगे हुए कत्लों की तफ्तीश करता है। चौकी या थाना तो इस गांव में नहीं है सर, लेकिन गांव का चौकीदार बख्तियार इस हत्याकांड की खबर लेकर हरिपुर से निकल गया होगा। इस गांव का थाना हरिपुर ही लगता है। ये अभी मात्र तुम्हारा अंदाज़ा है कि चौकीदार हत्याकांड की खबर लेकर शहर से निकल चुका होगा। मैं चाहता हूं कि तुम गांव वालों से गांव के चौकीदार के बारे में पक्की करो। पुलिस सूचना मिलने पर जितनी जल्दी पहुंचेगी उतनी जल्दी यहाँ की कार्रवाई निपटेगी, और जब तक यहाँ की पुलिस कार्रवाई निपट नहीं जाती मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ सर, अनिल कोइरी ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं चौकीदार की बाबत दरियाफ्त करता रहूँगा कि वो इस हत्याकांड की सूचना देने के लिए शहर को रवाना हुआ या नहीं। अनिल कोइरी उसके पास से हट गया। राजेंद्र आडवाणी को भी वहाँ से हटना पड़ा। गांव की बहुत सी औरतें वहाँ पहुंचकर लाशों को देखकर अपनी अपनी छाती पीटते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वहाँ से परे हटकर वो चिंतामग्न हो गया। अगला दृश्य। कहाँ बिहार, कहाँ महाराष्ट्र। हज़ारों किलोमीटर का फासला है भारत के इन दो प्रांतों के बीच। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में डिंग डोंग डिंग डोंग कॉल बेल की आवाज़ सुनकर रीमा भारती का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। तभी कॉल बेल ने पुनः कॉल लगाई। माँ भारती की लाडली किंतु उद्दंड बेटी ने बेड से पैर नीचे लटकाए। उसके दाएं पैर पर एड़ी से लेकर टखने तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो बाएं पैर के जोर पर बेड से नीचे उतरी तथा एक पैर पर उछलती हुई दरवाजे के करीब पहुंची। दरवाजे पर लगी मैजिक आई से बाहर देखा और तसल्ली होने पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर उसका जूनियर चौहान था। आओ चौहान। वो पलटकर अपने बाएं पैर पर उछलते हुए बेड की ओर बढ़ी। पीछे दरवाज़ा बंद कराना। चौहान ने उसके निर्देश का पालन करते हुए दरवाज़ा बंद किया। तत्पश्चात उसके बेड की ओर बढ़ा। ये तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई मैडम। बेड के निकल पड़े स्टूल पर अपनी तशरीफ़ रखते हुए चौहान ने कहा। प्रॉब्लम काहे की प्यारे, कहते हुए रीमा भारती के चेहरे पर चंचल सी मुस्कान थी। ये तो दुनिया का कामकाज है। हम जासूसों के लिए ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। लोगों की हड्डियाँ चटकाने वाले हाथ पैर कभी कभी खुद भी चटक जाते हैं। ये तो है मैडम। चौहान ने गहरी सांस ली। अब तुम अपनी रिपोर्ट पेश करो। मैडम, हमारी टीम उस चीनी शैतान को खोजने में पूरी तरह असफल रही है। खोजने की क्या कहें मैडम, वो सर दाह भरता हुआ बोला।
हमारी टीम में से कोई भी उसका हल्का सा सुराग निकालने में भी नाकामयाब रहा है। तब हमारी पूरी टीम ने संयुक्त रूप से ये नतीजा निकाला कि ज़रूर वो सनकी वैज्ञानिक मुंबई शहर छोड़ चुका है। तो तुम लोगों ने ये नतीजा महज इस आधार पर निकाला है कि तुम लोगों में से कोई भी उसकी गंध भी पा सकने में असफल रहा है? यस मैडम, चौहान ने दबे हुए लहजे में कहा। असल में बात तो यही है, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब वो हमें ढूंढे नहीं मिल रहा तो हम क्या कहें। हो सकता है चौहान, सरासर हो सकता है। मेरे हाथों उसका भारी नुकसान हुआ है। मैंने उसकी लैब नष्ट कर डाली है, उसके सपनों को चूर चूर किया है। साथ ही उसे पता है कि मैं उसका पीछा यूं आसानी से छोड़ने वाली नहीं, इसीलिए वो मुंबई शहर छोड़ भी सकता है। लेकिन क्या मैडम? मैंने तानसी की फाइल का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। वो बहुत ही शातिर, दृढ़ निश्चयी शख्सियत है। यूं आसानी से हार मानकर वो ये देश तो कतई नहीं छोड़ सकता है। वो अपना मकसद पूरा किए और मुझसे बदला लिए बगैर इस देश से बाहर नहीं जाने वाला। तो फिर हो सकता है कि वो इसी शहर में कहीं अंडरग्राउंड हो गया हो, वक्त का इंतज़ार करके ही वो बाहर निकले। ये भी पॉसिबल है। अपनी लैब नष्ट हो जाने के बाद वो फिर से कहीं अपनी लेबोरेटरी स्थापित करने की तैयारी करने में जुटा हो सकता है। ये भी संभव है। लेकिन अब हम लोगों के लिए आपका क्या आदेश है? कहते हुए चौहान की नज़रें रीमा भारती के चेहरे पर थीं। तुम लोगों को अभी उसकी तरफ से गफलत में रहने की ज़रूरत नहीं है। बराबर उसकी सूंघ में लगे रहना। उसकी केस हिस्ट्री बताती है कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ ज़्यादा दिन शांत नहीं बैठा रह सकता। उसी वजह से उसे सनकी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो जहाँ भी रहता है अपना रौब गालिब करने के लिए अपने छोटे मोटे प्रयोगों से लोगों को आतंकित करता रहता है। ओके मैडम, इसके अलावा कोई और आदेश? नहीं, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू मैडम। वो उठा, रीमा भारती के पैर की तरफ देखता हुआ बोला, आपका ये प्लास्टर कब कटेगा? 2 दिन बाद काटने के लिए बोला है डॉक्टर ने। 10 दिन के लिए चढ़ाया गया था, 8 दिन हो गए हैं। ऑफिशियल वर्क के अलावा मेरे योग्य कोई और सेवा या मैं आपके किसी और काम आ सकता हूँ तो ज़रूरत होगी तो वो भी कहूँगी। फ़िलहाल तानसी वाला मामला ही देखो। बेहतर। नमस्ते। कहने पर वो स्टूल से उठा और लंबे लंबे डग भरता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे रीमा भारती ने बेड पर आरामदेह स्थिति बनाते हुए एक सिगरेट सुलगा ली और तकिए से पीठ सटाते हुए सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगी। एक लंबे कश के बाद जब उसने मुंह से सिगरेट का धुआं उगला तो उस धुएं में उसे एक मानव आकृति बनती नजर आई। पल भर बाद वो आकृति स्पष्ट हुई। चीन के उस विद्रोही वैज्ञानिक को वो खूब अच्छी तरह पहचानती थी। ISC के रिकॉर्ड में उसकी केस फाइल मौजूद थी। फाइल के अनुसार 3 वर्ष पहले उस विद्रोही वैज्ञानिक, जिसका नाम तानसी था, ने चीन की प्रमुख लेबोरेटरी में तकरीबन 60 वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारकर वहां से महत्वपूर्ण प्रयोग का फार्मूला लेकर फरार हो गया था। उसके बाद चीनी सरकार ने पूरे विश्व में उसकी तलाश करवाई। भारत समेत कई और बड़े बड़े राष्ट्रों की स्पाई संस्थाओं की मदद ली, लेकिन तानसी की खबर कोई ना निकाल सका। वो गधे के सिर से सींग की तरह ही गायब हुआ था 3 वर्ष पहले। किंतु 3 वर्ष बाद, जबकि खुद चीन भी उसके विषय में भूल चुका था, तानसी ने खुद के वजूद को प्रकट किया। कैसे प्रकट हुआ वो 3 वर्ष बाद? उस घटना की याद रीमा भारती के जहन में एकाएक चलचित्र की भांति थिरकने लगी। अगला दृश्य। गर्मियों की छुट्टियों के चलते जुहू बीच पर उस घड़ी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें देशी विदेशी सैलानी भी शामिल थे। शाम के वक्त वे सब हवाखोरी तथा मौज मेले के लिए बीच पर इकट्ठा हुए थे। बीच पर हर शाम लगभग वही नज़ारा आम होता था जो उस दिन भी था। समुद्र किनारे प्रकृति का निराला सौंदर्य बिखरा पड़ा था। ठंडी हवाएं मचल रही थी। तट पर मौजूद बच्चे, जो कि अपने अपने पेरेंट्स के साथ घूमने टहलने आए थे, समुद्र से उठती ऊंची ऊंची लहरों को देखकर आनंदित हो रहे थे और अपने बच्चों को खुश देख माँ बाप भी खुश हो रहे थे। वहाँ मौजूद बहुत से परिवारों में एक अमित सहगल का परिवार भी था। अपने परिवार में उस घड़ी अमित तो नहीं मौजूद था, किंतु उसकी बीवी रिया अपने 2 बच्चों तथा देवर सुमित के साथ वहाँ पहुँची थी। वो देखो भाभी। 20 वर्षीय सुमित सहगल अपनी भाभी का ध्यान उन 2 बहुत प्यारे से दिख रहे बच्चों की तरफ आकृष्ट करता हुआ बोला, चिंकी और मोंटू कैसे समुद्र की लहरों से खेल रहे हैं। हाँ सुमित, दोनों काफ़ी प्रसन्न हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़कर उन्हें और आगे बढ़ने से रोको। सुंदरता की प्रतिमूर्ति रिया सहगल अपने बच्चों की तरफ देखते हुए चिंतायुक्त लहजे में बोली, बहुत तेज़ तेज़ लहरें उठ रही हैं, मुझे डर लग रहा है। आप नाहक ही डर रही हैं भाभी। उधर देखिए, वो बच्चे चिंकी और मोंटू से कितना आगे निकले हुए हैं। फिर मैं भी तो आपके साथ खड़ा हूँ ना। जब बच्चों पर खतरा महसूस करूँगा तो उन्हें पकड़ लाऊंगा। अभी खेलने दीजिए उन्हें,
2-4 कदम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए। प्रत्युत्तर में रीमा खामोश रही। नजरें उसकी चिंकी और मोंटू पर ही थी। कुछ देर तक अपने बच्चों की तरफ देखते रहने के बाद उसकी नज़रों ने समुद्र का दूसरा किनारा खोजना शुरू किया। सहसा उसकी नज़रों में अभूतपूर्व नज़ारा आया। समुद्र में दूर कहीं एक जलजला सा उठता नजर आया रिया को। उसकी नज़रें उधर ही टंगी रह गईं। दूर उसे समुद्र की एक लहर ऊंची उठती दिखी थी और फिर देखते ही देखते उस लहर ने दैत्याकार रूप धारण कर लिया था। लहर की ऊंचाई ऊपर उठती ही जा रही थी। तकरीबन 200 फुट से ज़्यादा हैरत अंगेज ऊंचाई तक उठती चली गई वो लहर। ऐसा लग रहा था मानो वो लहर आकाश चूमने को लालायित हो रही हो। फिर तो रिया की आंखों के कंचे अपनी कटोरियों से बाहर उबल पड़ने को तत्पर दिखाई पड़ने लगे थे। वो जड़की सी अवस्था में सामने के उस विहंगम दृश्य की ओर देखती रही। एक वही क्यों, बीच पर मौजूद हजारों जोड़ी आंखें उधर ही देख रही थी। अगले ही पल उन सभी के शरीर भयंकर अंधड़ में फंसे इकलौते पत्ते की भांति कांपने लगे। 200 फुट की ऊंचाई तक उठी वो समुद्री लहर रॉकेट की सी गति से तट की ओर बढ़ने लगी थी। उस नज़ारे ने मानो वहां मौजूद सभी लोगों के सोचने समझने की शक्ति का हरण कर लिया हो। आवाक से सब अपनी तरफ बढ़ती मौत का नज़ारा कर रहे थे। अपनी जान बचाकर वहां से भागने का ख्याल तक किसी के जहन में नहीं आया था। और जब तक ये ख्याल किसी के दिमाग शरीफ में रोशन होता, मौत इतनी करीब आ चुकी थी कि उस ख्याल की कोई अहमियत ही नहीं बची थी। लेकिन फिर भी ख्याल वहाँ मौजूद कई लोगों ने जाहिर किया। कोई हलक फाड़ कर चीखा था, भागो, जान बचाओ। दूसरे ने चीखते हुए अपनी राय प्रकट की, ये सुनामी लहर है, भागो, जल्दी करो। और जिन्होंने सुनामी लहर का नाम सुना, मारे भय के उनके दिमाग संज्ञा शून्य हो गए। कमज़ोर दिल वाले कई तो समय से पहले ही अपने प्राण गंवा चुके थे। मात्र दहशत से ही, खतरे के एहसास से थर्राई रिया बाज की तरह अपने बच्चों की तरफ लपकी। बच्चे मौत के भय से परे अपनी तरफ बढ़ती दैत्याकार समुद्री लहरों को देख देख कर खुश हो रहे थे। साधारण परिस्थितियों में रिया शायद अपने एक बच्चे को भी उठाने में थोड़ी असुविधा महसूस करती, किंतु उस समय मानो उसमें कोई अमानवीय शक्ति भर गई थी कि उसने एक झटके से अपने दोनों बच्चों को अपनी दोनों बगल में दबोचा और सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी आंखों में दहशत तो थी, लेकिन रफ्तार पीटी उषा को मात करती प्रतीत हो रही थी। उसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जो उसके साथ उस रेस में हिस्सा ले रहे थे। चीखों, पुकार व भगदड़ का आलम था वहाँ। भागो, कोई चिल्ला रहा था, ये समुद्री तूफान है, सबको निकल जाएगा। जिसका जिधर सींग समाया, बंदूक से निकली गोली की तरह भाग छूटा। उस समय तट पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की एक ही चाहत थी कि वो जल्द से जल्द अपनी तरफ बढ़ती मौत से दूर और दूर निकल भागे। किंतु क्या उस मौत से बचना इतना ही आसान था? उस विध्वंसक लहर की गति रॉकेट जैसी थी। उस गति का मुकाबला इंसान के वश में कहाँ था? और फिर वही हुआ। 1000 मील से ऊपर की रफ्तार से आई समुद्र की विकराल लहरों ने अपनी सीमा तोड़ते हुए अपनी मौत से बचकर भाग रहे हुज्जूम को अपने आगोश में लेकर सैकड़ों फुट की ऊंचाई में उछालते हुए कमान से छूटा तीर बना दिया। मारे दहशत के कोई बेचारा चीख भी तो नहीं सका था। इंसान के ऊपर ही नहीं, उन प्रचंड समुद्री लहरों का कहर किनारे पर खड़े 5 स्टार होटलों की बहुमंजिली इमारतों पर भी टूटा। भीषण वेग से आई लहरों ने आसपास की सभी इमारतों को ताश के महल की तरह छितरा कर रख दिया। तट पर खड़े वाहनों को समेटे लहरों ने उन्हें उछालकर बिना पेट्रोल खर्च किए जाने कहां कहां पहुंचा दिया। तबाही के उस भीषण मंजर को देखने वाला कोई भी जीवित नहीं रहा था। अगला दृश्य उस हृदय विदारक घटना के ठीक 1 घंटे बाद, जबकि देश विदेश में लोग उसी घटना संबंधित खबरें अपने घरों में बैठे टीवी सेट पर देख सुन रहे थे कि तभी देश विदेश के सभी टीवी सेटों के प्रोग्राम ब्रेक हो गए। एक न्यूज़ चैनल ही नहीं, जहां कहीं भी जो भी चैनल लगा हुआ था वहां का चालू दृश्य गायब हो स्क्रीन पर झिलमिल आने लगी थी, लेकिन सिर्फ पल भर के लिए। अगले ही पल दुनिया के हर कोने में टीवी के प्रत्येक चैनल पर एक ही दृश्य था। दृश्य क्या, एक ही चेहरा था दुनिया भर के टीवी सेटों के स्क्रीन पर। सिर से सफाचट, कंजी आंखों तथा तांबे की रंगत लिए, चेहरे पर जमाने भर की क्रूरता लिए, कानों में सोने के कुंडल। दुनिया भर में अरबों खरबों हाथों में टीवी रिमोट था। जो लोग टीवी पर कुछ देर पहले अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे थे या न्यूज़ देख रहे थे, उन्होंने स्क्रीन पर वो भयानक चेहरा देखा तो बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने अपने रिमोट के बटनों से खेलने लगे। अगले ही पल दुनिया भर के अरबों खरबों लोगों के जहन उस समय अंतरिक्ष में कत्थक करते नजर आए, जबकि उनके टीवी चैनल पर बदले चैनलों पर उन्होंने सभी चैनलों पर वही चेहरा देखा। कुछ देर तक तो स्क्रीन पर नजर आ रही शख्सियत खामोश ही रही, और जब तक वो शख्सियत खामोश रही
तब तक किसी ने उसमें लेश मात्र भी दिलचस्पी ना दिखाई। लोगों के चेहरों पर विस्मय के भावों के साथ साथ स्क्रीन पर चमक रहे उस चेहरे को देखते हुए सख्त नापसंदगी के भाव भी साफ साफ दृष्टिगोचर हो रहे थे। किंतु अगले ही पल जब उस शख्सियत के मुंह से भेड़िए जैसी गुर्राहट खारिज हुई तो टीवी के सामने बैठे लोग चौंक उठे। जब गुर्राहट भरे अल्फाज लोगों ने समझे तो उन्हें उस शख्सियत में दिलचस्पी भी पैदा हुई। वो शख्सियत अपना दायां हाथ माइका जैसी खोपड़ी पर फेरती हुई गुर्राने वाले अंदाज से ही बोली, तानसी का पहला प्रणाम भारत सरकार को, बाद में दुनिया भर की सरकार को। लगभग घंटा भर पहले भारत के मुंबई शहर में इस नाचीज़ ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। मीडिया के आंकड़ों के अनुसार मुंबई शहर में 50 से 60 हज़ार लोगों ने जिस समुद्री तूफान में अपनी जानें गंवाई हैं वो मेरा वैज्ञानिक कारनामा था। एक कारनामा। दूसरा इससे कुछ अलग हटकर महाराष्ट्र के ही शोलापुर शहर में ठीक 1 घंटे बाद देखने को मिलेगा। मैं मदारी बनकर ये तमाशा क्यों देखने पर उतारू हूँ ये मैं अपने दूसरे कारनामे के बाद बताऊँगा। अपनी बात कहने और मेरी कई बात दुनिया के समझ में भली भांति आए इसके लिए मेरा दूसरा कारनामा दुनिया के समक्ष पेश आना ज़रूरी है। आगे मुझे जो कहना है वो मैं अपने अगले कारनामे के बाद कहूँगा। जब तक के लिए विदा। इधर तानसी की बात समाप्त हुई, उधर टीवी स्क्रीनों से उसका चेहरा गायब हुआ। एक बार फिर से दुनिया भर के टीवी अपने सामान्य अंदाज में काम करने लगे थे। अलग अलग चैनलों पर अलग अलग कार्यक्रम रिले होने लगे थे। लेकिन पल भर पहले जो संदेश तानसी ने पूरी दुनिया को दिया था वो दुनिया भर के लोगों को शंकित कर देने के लिए पर्याप्त था। और महाराष्ट्र के शोलापुर शहर में तो लोगों के छक्के छूटे पड़ रहे थे। 8 लाख की आबादी वाले इस शहर में भेजे में तनिक भी दिमाग रखने वाले प्रत्येक शख्स के जहन में यही सवाल था कि घंटे भर बाद शहर में क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने तानसी की धमकी को गंभीरता से लिया था। शहर से कूच करने की तैयारी में जुट चुके थे। वे बहुत असमंजस की स्थिति में थे। क्या करें क्या ना करें ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। बाकी बचे लोगों ने तानसी की धमकी को बहुत ही हल्के में लिया था। इनमें से कुछ लोगों ने तो ध्यान तक नहीं दिया था उसकी धमकी पर। अपनी अपनी दिनचर्या अनुसार अपने अपने कार्यों में लगे रहे। किंतु प्रशासन की नींद चैन सब कुछ उड़ा हुआ था। केंद्र सरकार की तरफ से डीएम को सख्त हिदायत दी थी कि स्थिति पर बहुत ही बारीक नज़र रखी जाए। शहर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जाए। शहर की सारी सीमाएं सील कर दी जाएं। किसी को भी शहर में प्रवेश ना करने दिया जाए। हाँ, शहर से बाहर जाने वाले लोगों को रोका नहीं जाना चाहिए। और सच पूछो तो उस समय उस शहर में आना भी कोई नहीं चाहता था। कौन बेवकूफ़ था कि जिस शहर में मनुष्यत का साया मंडरा रहा हो वहाँ पहुँचना चाहेगा। हाँ, शहर से अपने अपने वाहनों पर निकलने वालों का रेला लग चुका था। बीते वक्त के साथ दुनिया भर की नज़रें शोलापुर की तरफ लग चुकी थी। गुप्तचर एजेंसियों के एजेंट शहर भर में हवा सूंघते फिर रहे थे। क्या करने वाला था तानसी? क्या घटने जा रहा था घंटे भर बाद शोलापुर में? उपरोक्त सवालों का जवाब सामने आने में अभी लगभग 40 मिनट का समय था। पूरी दुनिया को उस समय का इंतज़ार था। अगला दृश्य। किंतु भारतवर्ष में एक और शख्सियत थी जो उन 40 मिनटों का इंतजार करने की जगह कोशिश में लगी हुई थी कि उस सनकी पागल तानसी को उसकी धमकी पर खरा उतरने से पहले उस तक पहुंचकर उसकी गंजी टाँट पर तबला बजा सके। उस समय उसकी ब्लेड की धार जैसी पैनी निगाहें 70 वर्षीय देश के महान वैज्ञानिक विष्णु महाजन पर टिकी हुई थी, जो कि करीब पिछले 12 मिनटों से अपनी लैब में एक लंबी सी मेज़ पर मौजूद 5-5 मशीनों से एक साथ उलझे हुए थे। उनके माथे पर दर्जनों की संख्या में आड़ी तिरछी सलवटें पड़ी हुई थी। अगले और 10 मिनटों तक वे उन मशीनों से उलझे रहे। उसके बाद जब वो सीधे खड़े हुए तो उनके चेहरे पर गहन निराशा के भाव थे। नहीं रीमा, वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, मुझे अफसोस है कि मेरे तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी मैं पता नहीं लगा सका कि तानसी ने सैटेलाइट में कहाँ अपनी कटिया फंसाई थी। कहाँ से उसने पहले से रिले हो रहे प्रोग्राम्स ब्रेक किए और फिर अपनी बात दुनिया के सामने रखी। इस बात को मैं वॉच नहीं कर सका हूँ। तो प्लीज़ प्रोफेसर, अभी आप और कोशिश कीजिए। रीमा भारती के लहजे में गहरी व्यग्रता थी। आपकी ये जान लेने पर कि तानसी ने सैटेलाइट में कहाँ घुसपैठ की, हमें ये भी पता लग जाएगा कि उसने उस वक्त कहाँ मौजूद रहकर दुनिया को आश्चर्य तथा शंकाग्रस्त करने का पैगाम दिया। वो तो ठीक है रीमा, विष्णु महाजन का लहजा झुंझलाहट से भरा हुआ था, लेकिन मैंने जो कोशिश करनी थी कर चुका। पूरी तरह हार मान लेने के बाद ही मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रखी है। प्रोफेसर, कोई और भी उपाय हो तो? उपाय एक यही है कि अब वो अगली बार जब सैटेलाइट पर काबिज होगा तो मैं पकड़ लूँगा। मेरी निगाहें अब इसी ताड़ में रहेंगी कि। लेकिन प्रोफेसर, व्यवस्था में दांत पीसते हुए रीमा ने प्रोफेसर की बात काटी। अगली बार वो चीनी शैतान दुनिया से तब मुखातिब होगा जब शोलापुर में कोई लंबा गुल खिला चुकेगा, जबकि मैं चाहती हूँ कि उसका ये वार मैं खाली कर वक्त से पहले उसकी गर्दन नाप सकूँ। आई एम सॉरी रीमा, ठंडी आ भरते हुए विष्णु महाजन ने कहा।
मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई कोशिश ही कीजिए। फालतू में वक्त और दिमाग खपाने वाली बात होगी वो कोशिश। प्रोफेसर विष्णु महाजन के उस टके से उत्तर ने रीमा भारती के चेहरे पर निराशा की काली स्याही पोत दी। अगले कुछ पलों तक वो अपने स्थान पर खड़ी कुछ सोचती रही। तदुपरांत वो एक बार फिर से प्रोफेसर विष्णु महाजन से मुखातिब हुई। ओके प्रोफेसर, आप सेटेलाइट पर नजर रखिए। शोलापुर को भाग्य के हवाले करने के सिवाय हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है। लेकिन क्या? तानसी के अगले प्रयास में जब आप ये पता लगा लेंगे कि उसने कहाँ मौजूद रहते हुए दुनिया वालों से संपर्क किया है, तो मुझे उस तक पहुँचने में तनिक भी वक्त नहीं लगेगा, और तब मैं उस शैतान से मुंबई और शोलापुर दोनों का हिसाब चुका कर लूँगी। अवश्य रीमा। इस बार प्रोफेसर महाजन का लहजा आत्मविश्वास से लबरेज था। अब चूक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे ही तानसी सेटेलाइट में कटिया फंसाएगा, मैं मॉनिटर सेट पर देखकर बता दूंगा कि वो कहाँ से अपने आप को रिले कर रहा है। यहाँ से एन सुई की नोक तक की दूरी माप कर बताऊंगा मैं तुम्हें। उसकी हुंकार में मादा भेड़िए की सी गुर्राहट थी। लगभग गुर्राने वाले अंदाज में ही उसने कहा, फिलहाल मैं चलती हूँ प्रोफेसर। हेडक्वार्टर पहुँचने पर मैं शोलापुर में मौजूद ISC एजेंटों से संपर्क कर उनसे वहाँ की जानकारी लेती हूँ। प्रोफेसर महाजन सहमति में सिर हिलाकर रह गई। अगले ही मिनट रीमा भारती प्रोफेसर महाजन की लैब से बाहर थी। अगला दृश्य। शोलापुर से साधन संपन्न लोग निकल चुके थे। वो लोग जो मोह माया में फंसे थे, यूं खड़े पैर अपना सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर शहर छोड़ने का हौसला नहीं जुटा सके थे। लेकिन जो दिल के कमज़ोर थे, उनके दिलों की धड़कनें असामान्य रूप से तेज़ हुई पड़ी थी। ऐसी संख्या लाखों में थी। लोगों के दिल धाड़ धाड़ करके पसलियों से टकरा रहे थे। स्वयं उन लोगों को लग रहा था कि यदि कुछ और देर तक यही हाल रहा तो उनके दिल शरीर की पसलियों व उस पर ही चढ़ी चमड़े की परत फाड़कर बाहर निकले पड़े होंगे। दिल के साथ साथ दिमाग में भी हथौड़े चल रहे थे। दिमाग पर पड़ती प्रत्येक चोट में एक ही सवाल था, क्या होगा 10 मिनट बाद? मुंबई की तरह शोलापुर समुद्र तट पर ही स्थित था। फिर यहाँ तानसी कौन सा गुल खिलाएगा? क्या वो उसकी कोरी धमकी थी, या फिर हे प्रभु रक्षा करना हमारी? दूसरी कैटेगरी के लोग भी थे शोलापुर में, वे जिन्होंने तानसी की धमकी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, अपने आप में मस्त। हर पल यहाँ जी भर जियो, दिन रात पियो, कल मिले ना मिले। देसी दारू के अड्डे में जिंदगी थी, सबकी सब बेफिक्र। कि तभी किसी ने तानसी वाला जिक्र छेड़ दिया। हाँ भाई। गिलास खाली कर धमाके के साथ मेज पर रखता या पटकता हुआ वो शराबी लड़खड़ाती आवाज में कहने लगा, ये साला तामसी कुछ देर पहले तामसी नहीं मियां ने। दूसरे का स्वर पहले वाले से ज्यादा लड़खड़ा रहा था। और साले टकलू का नाम तानसी है। आमा होगा तानसी ही, लेकिन साला गंजा बात तो तामसी कर रहा था। साले की धमकी का अर्थ था कि जो कुछ उसने 3 घंटे पहले मुंबई शहर में किया, वैसा ही वो यहाँ भी करने वाला है। बकवास, कोई गप हाँकी है उसने। ये तीसरा था, जिसका स्वर ही नहीं पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था। उस साले ने मुंबई में भी कुछ नहीं किया होगा। मुंबई में समुद्री तूफान आते ही रहते हैं। ये तूफान विनाशकारी था। सारा अपने रोब गांठने के लिए भाग गया होगा। शोलापुर में कहाँ समंदर है, यहाँ क्या उखाड़ेगा वो मेरा कद्दू। अबे जानी। उस मेज के गिर्द बिछी कुर्सी पर हिलता डुलता चौथा साथी था। वो तेरा कद्दू उखाड़ कर क्या करेगा? साली एक टाइम की सब्जी भी तो नहीं बननी उससे। ना सही सब्जी, साला चटनी बना ले, वो तो बन जाएगी। कहने के साथ ही जानी ठहाका लगा उठा। तीनों साथियों ने ठहाके के साथ उसका जवाब दिया। ठहाका रुको तो हनीफ ने लहराती आवाज में कहा, कुछ ऐसे ही जैसे अंदर का पिंच रोलर कट गया हो। अम्मा अब इस बेमजाक कि किसी को छोड़ो, नई बोतल मंगवाओ। अभी लो मियाँ। ए छुटन। एक ने पास से गुजरते देसी दारू के उस अड्डे में काम करने वाले लड़के को आवाज़ लगा दी। लड़का लपकते हुए उनके पास पहुंचा। सिर पर रखी क्रोशिये से बनी टोपी को खामखा इधर उधर सेट करता हुआ बोला, बोलो बाप। ये लो। 100 का नोट लड़के की ओर बढ़ाते हुए उसी शख्स ने कहा, एक मसाले वाली बोतल छुट्टा अपने पास रखना। अभी हाजिर करता है बाप। सलाम करता लड़का तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ गया।
मिनट से भी कम समय में वो रंगीन मसालेदार शराब की बोतल के साथ वापस लौटा। बोतल मेज पर टिकाते हुए बोला, खाने में क्या लाऊं बाप, रायता या पापड़, चना? लेकिन उसकी बात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। चारों ही मंत्रमुग्ध से मेज पर पड़ी शराब की बोतल को देख रहे थे। कस्टमर का ध्यान बोतल पर देख छुट्टन की निगाह भी बोतल पर गई तो वो भी आंखों में आश्चर्य समेटे बोतल की तरफ देखने लगा। पल भर तक बोतल की तरफ एकटक देखते रहने के बाद जानी ठुमके लगाकर अपनी कर्कश आवाज में गाना गाने लगा। नशा शराब में है तभी तो नाच रही है ये बोतल, मैं कदे अभी झूमेंगे प्यारे। अगली लाइन दूसरे साथी ने प्रस्तुत की। पैमानों में होगी हलचल, अबे होगी क्या? हनी फड़फड़ाता कम, बौखलाता ज्यादा चीखा। होने लगी है, पैमाने में हलचल भी हो रही है और मैं खाना भी झूम रहा है। ये क्या, ये तो मेज और खुद मैं भी। बेकार ही हमने ये बोतल मंगाई है, आज की अच्छी दारू थी, सर चढ़कर बोल रही है, सब कुछ नाच रहा है। बाप, अपुन तो नहीं पिएला है। छुट्टन भी बोखला उठा। पन काहे झूम रेला है? अबे जरूर इसकी सुगंध का नशा तेरे दिमाग पर। बाकी के शब्द उसके मुंह से निकलने वाली चीख में दबकर रह गए। जानी, ये तेरी खोपड़ी पर ईंट कहाँ से आ गिरी? छत की तरफ देखते हुए जानी के साथी के नेत्रों में गहरा आश्चर्य था। जानी के साथी के प्रश्न का उत्तर जानी ने नहीं, वक्त ने दिया। उसकी नजरें अभी मैखाने की छत पर ही थी कि तभी धड़ाम, मैखाने की पूरी छत भर भराकर मैखाने में मौजूद लोगों पर आ पड़ी। कुछ के मुंह से चीखें निकली, कुछ बेचारे बिना चीखे ही खामोशी से ईश्वरपुरी वाली राह पकड़ लिए। अगला दृश्य। दुनिया भर के तमाम टीवी चैनलों की आंख शोलापुर पर लगी हुई थी। अरबों खरबों की निगाहें टीवी सेटों पर थीं। क्या होने वाला था शोलापुर में, जानने के लिए सभी उत्सुक थे। रीमा भारती, आईएससी की एजेंट नंबर 1, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शख्सियत जिसने अपने बीते समय की आईएससी की सर्विस के दौरान एक से बढ़कर एक बड़े हादसे अपने सामने देखे थे। कभी चेहरे पर शिकन नहीं आई थी, लेकिन उस दिन अपने केबिन में टीवी के सामने जमी रीमा भारती की उत्कंठा अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। कुछ तानसी की धमकी की वजह से, उससे ज्यादा अपनी विवशता पर, उस घड़ी वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। शोलापुर में समुद्री तूफान की सोच भी उसके दिमाग में नहीं थी। समुद्र उस शहर से हजारों मील दूर था। फिर तानसी की धमकी का क्या आधार हो सकता था? कौन सा गुल खिलाने जा रहा था वो शोलापुर में? गहरी उत्कंठा में वो घंटे भर का वक्त बीता। उसके टीवी स्क्रीन पर उस समय शोलापुर की एक सबसे ऊंची बिल्डिंग का दृश्य था। बिल्डिंग पर 20 मल्टीनेशनल कंपनियों के न्यून साइन बोर्ड जगमगा रहे थे। टीवी कैमरे की आंख धीरे धीरे उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से हट रही थी कि तभी स्क्रीन का दृश्य देख रीमा भारती जैसी शख्सियत की आंखें मारे हैरत के फटने लगी थी और फिर धीरे धीरे फटती ही चली गई। स्क्रीन पर दृश्य ही कुछ ऐसा था। पहले तो स्क्रीन पर चमक रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हौले से कांपी थी। तत्पश्चात अगले ही पल ऐसा लग रहा था कि मानो वो ईंट, सरिये व सीमेंट से निर्मित कोई बिल्डिंग ना हो, बल्कि पतंगी कागज से बनी इमारत हो। अंधड़ में फंसी डगमग करती दिख रही थी वो इमारत, किंतु सिर्फ पल भर। अगले ही पल वो बिल्डिंग ताश के महल की तरह ढहती नजर आई। जब तक वो इमारत पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो गई, टीवी कैमरा उसी जगह रहा। इमारत के ढहने पर आसपास का दृश्य भी स्क्रीन पर चमका। आसपास की इमारतें भी मलबे में दबती नजर आईं। सड़कों पर दौड़ते वाहन उस मलबे के नीचे गर्त होते दिखे। अगले 2 मिनट तक रीमा भारती की आंखों ने तबाही का वो नज़ारा देखा कि उसके शरीर का रोया रोया कांटे के समान उठ खड़ा हुआ था। तानसी, यू बास्टर्ड, वो दांत पीसते हुए बड़बड़ा उठी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टीवी ऑफ कर वो हवा का झोंका बनी अपने केबिन से निकली। फिर अगले ही मिनट वो अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर विराजमान, कार को असाधारण गति से ड्राइव करते हुए एक और बढ़ रही थी। उस घड़ी उसका चेहरा लोहार की भट्टी की भांति दहकता नजर आ रहा था। साथ ही मारे क्रोध के उसके जबड़े फूल पिचक रहे थे। अगला दृश्य। जिस समय वो प्रोफेसर विष्णु महाजन की लेबोरेटरी में दाखिल हुई, उस समय प्रोफेसर अपनी लैब की उसी लंबी सी मेज के सामने था जिस पर आधा दर्जन के करीब अत्याधुनिक मशीनें नजर आ रही थीं। सभी मशीनों की स्क्रीन रोशन थी तथा उन पर अंतरिक्ष का दृश्य था। बाईं ओर एक अन्य मेज पर टीवी रखा हुआ था और उस पर सबसे तेज न्यूज़ चैनल लगा हुआ था। चैनल पर शोलापुर का जीवंत प्रसारण चल रहा था। स्क्रीन पर बदलते दृश्य में हर ओर तबाही का ही मंजर था। जिस शहर में एक बिल्डिंग में 100 जीवित देखे जाते थे,
वहीं अब 100 बिल्डिंगों के दृश्य आने पर एक आध जीवित व्यक्ति नजर आ रहा था। जीवित क्या, मुर्दे से भी बदतर हालत में दिख रहा था वो भी। फटी फटी आंखों से बहते आंसू लिए अपने शहर की तबाही का मंजर देखता नजर आता था वो शख्स। प्रोफेसर साहब, उनके निकट पहुंचते हुए रीमा ने व्यग्रता पूर्वक प्रश्न किया। आपकी तैयारी तो पूरी है ना? हाँ रीमा, विष्णु महाजन का चेहरा भावहीन था। एक मेरी ही नहीं, बेंगलोर में स्थापित हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के कंट्रोल सेंटर व अमेरिका के प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है, की भी नज़र सैटेलाइट पर है। इस बार तानसी ने सैटेलाइट के माध्यम से संपर्क किया तो वो जहां से दुनिया से मुखातिब होगा पकड़ा जाएगा। गुड। काफ़ी देर बाद रीमा भारती के माथे पर मौजूद तियोरों की संख्या में कुछ कमी आई थी। उसने टीवी स्क्रीन से नज़रें चिपकाए हुए खुरदुरे लहजे में कहा, तानसी के बच्चे ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पता नहीं उसके इरादे क्या हैं, चाहता क्या है वो। इसमें कोई शक नहीं है रीमा। प्रोफेसर का लहजा शांत तथा सपाट था। वो ये जो मदारियों की तरह तमाशे दिखा रहा है, उसके पीछे उसका कोई गहरा ही मकसद होगा। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है प्रोफेसर, वो संघीय वैज्ञानिक है, उसके जहन में कोई भी बात हो सकती है। लेकिन एकाएक रीमा भारती का लहजा डायमंड की तरह कठोर हो उठा था। उस हरामजादी की सोच सिर्फ सोच ही रह जाएगी। इधर आपने उसके ठिकाने का सुराग निकाला नहीं कि मैं उसकी टांट पर तबला बजाने पहुंच जाऊंगी। कमीने की खोपड़ी पिलपिलाना दी तो मेरा नाम भी रीमा भारती नहीं। अब वो शैतान की औलाद सैटेलाइट में कटिया तो फंसाएं सही, फिर अरे आ गया कमीना, मैं देखता हूँ। टीवी स्क्रीन से सबसे तेज न्यूज़ चैनल गायब हो चुका था। स्क्रीन पर अब तानसी का चेहरा था। हिंदुस्तानी सरकार को एक बार फिर से तानसी का नमस्कार। वो अपनी माइका जैसी खोपड़ी पर दायां हाथ फेरता हुआ स्थिर लहजे में बोला, अभी कुछ देर पहले जो कुछ शोलापुर में घटित हुआ वो मेरा दूसरा कारनामा था। मुंबई में 50-60 हज़ार इंसानी जानें लेने के बाद शोलापुर में 2 से 2.5 लाख इंसानी जानों की बलि लेना मेरी मजबूरी थी। मुझे भारत समेत पूरे विश्व को अपनी ताकत से अवगत कराना था। प्रोफेसर विष्णु महाजन आधा दर्जन मशीनों को एक साथ बड़ी ही दक्षता से ऑपरेट कर रहे थे। उनके हाथ जिस अंदाज से मशीनों के बटनों से खेल रहे थे, उससे लगता नहीं था कि उनकी उम्र 70 वर्ष की है। उस समय उनकी चुस्ती फुर्ती 35 वर्षीय युवक को मात करती जान पड़ रही थी। प्रोफेसर क्या कर रहे थे ये रीमा भारती की समझ में नहीं आने वाला था। उसे तो सिर्फ प्रोफेसर के हासिल नतीजे से मतलब था, इसीलिए वो वक्ती तौर पर उनसे विमुख टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाई हुई थी, जहां कामयाबी की मुस्कान होठों पर सजाए पूर्ववत अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए तानसी कह रहा था, अब तक पूरी दुनिया तानसी की ताकत को पहचान चुकी है, समझ सकती है कि तानसी कितना ताकतवर है। शहर ही नहीं, तानसी चाहेगा तो पूरा का पूरा मुल्क घड़ी देखकर 10 मिनटों में तबाह कर सकता है। करेगा भी, यदि। कहने के साथ ही पल भर के लिए वो रुका, कदाचित अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए। फिर अगले 1 मिनट तक वो अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए शांत ही रहा। तदुपरांत, तानसी उस मुल्क को तबाह कर देगा जिसने उसकी बात नहीं मानी। अपनी ताकत के जो नमूने मैंने हिंदुस्तान में दिखाए वो मैं दुनिया के और बड़े ताकतवर मुल्कों में भी पेश करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। थोड़ी तैयारी करनी है मुझे। हिंदुस्तान में ये ट्रेलर पेश करने के पीछे मेरा मकसद था, अपनी तैयारी के लिए मुझे धन चाहिए था। हिंदुस्तानी सरकार मुझे मेरी तैयारी के लिए धन देगी, देना ही पड़ेगा उसे, अन्यथा मुंबई जैसी समुद्री लहरें, मौत की लहरें कलकत्ता, चेन्नई व बंगलोर में भी कहर बरपाती नजर आएंगी। शोलापुर जैसे कांड हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में दोहराए जाएंगे। जवाब में हिंदुस्तानी सरकार का क्या कहना है, इसके लिए मैं 1 घंटे बाद होम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। नमस्कार। इसी के साथ स्क्रीन से तानसी का चेहरा गायब हुआ। पल भर के लिए स्क्रीन झिलमिलाई। तत्पश्चात एक बार फिर से टीवी पर सबसे तेज न्यूज़ चैनल का प्रसारण शुरू हो गया। सन ऑफ बिच, रीमा ने दांत पीसे। लाउजी सन ऑफ बिच, तूने अपने कारनामे दिखा लिए, अब वो कारनामा देखना जो रीमा दी ग्रेट प्रस्तुत करने वाली है। वो पलटी। प्रोफेसर की ओर देखते ही उसके मस्तिष्क में शक के कीड़े कुल बुलाने लगे। मशीनों के बटनों से खेलते प्रोफेसर विष्णु महाजन के ललाट पर पसीने की बूंदों के अलावा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इम्पॉसिबल। एकाएक विष्णु महाजन के कंठ से बड़बड़ाने वाले अंदाज में गुर्राहट खारिज हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है प्रोफेसर? अत्यधिक उद्वेलित रीमा ने प्रोफेसर का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी तरफ घुमाते हुए प्रश्न किया। हुआ क्या प्रोफेसर? मैं एक बार फिर से असफल रहा रीमा। पसीने में भीगे प्रोफेसर के चेहरे पर रो देने वाले भाव थे। मैं एक बार फिर से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरकर नहीं दिखा सका। नहीं। रीमा के कंठ से अविश्वास भरी सिसकारी फूटी। देखता हूँ इसरो वालों ने क्या निष्कर्ष निकाला है।
कहते हुए प्रोफेसर फोन पर नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ संपर्क होते ही वो व्यग्र लहजे में बोला, क्या रहा भटनागर? पता लगा तानसी ने कहाँ रहते हुए दुनिया भर से अपना संपर्क लगाया? कहाँ से की उसने अपनी बात? क्या तुम भी नहीं पकड़ पाए? आंखों में आश्चर्य तथा अविश्वास के भाव लिए वो दूसरी तरफ से कहने वाले की बात सुनता रहा। उसके बाद निराशा भरी आह भरते हुए उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। क्या रहा प्रोफेसर? वस्तु स्थिति का अंदाजा हो जाने के बावजूद भी प्रश्न किया माँ भारती की लाडली ने। इसरो व नासा भी नहीं पता लगा सके कि तानसी ने किस बिल में छिपे रहते हुए विश्व को धमकी दी है। लेकिन प्रोफेसर, ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस की टेक्निक से हो क्यों नहीं सकता? तानसी वैज्ञानिक है, की होगी उसने कोई नई खोज। उसने कहाँ से दुनिया भर में संपर्क किया, हम नहीं पकड़ सके। उसने सैटेलाइट से कहाँ और कैसे कनेक्ट किया, नहीं वॉच कर सके।